हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन मंच एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री पे। अगर हम बात करें लास्ट सेशन की, लास्ट सेशन में हमने शुरू किया था इल्तुतमिश के बारे में। तो आज हम इल्तुतमिश को ही आगे बढ़ाएंगे और इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान को आज ही हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। इल्तुतमिश के बारे में अगर बात की जाए इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश शासक कब बनता है? ये शासक बनता है जी 1211 के अंदर। और शासक कब रहता है? 1236 के अंदर। तो 1211 से लेकर 1236 तक के टाइम पीरियड को आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अगर इसकी बात की जाए तो लास्ट क्लास में हमने इसके प्रशासनिक जो कार्य थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमें जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं सैन्य अभियान। तो सैन्य अभियानों को हम शुरू करेंगे। और बात की जाए इल्तुतमिश के सामने जो मुख्य चुनौतियां थी उनसे ही हम स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य चुनौतियां जो पहली थी वो कौन सी थी? वो थी यल्दोज। कौन सी थी? यल्दोज थी। और उसके बाद दूसरी की हम बात करें, कौन था? नसरुद्दीन कुबाचा था। तीसरी बात करें हम, कौन थे? मंगोल थे। यल्दोज, नसरुद्दीन कुबाचा और मंगोल, इन तीनों के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बात की जाए यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा, ये कौन थे? इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों थे कौन? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कौन थे ये दोनों? ये दोनों थे जी मोहम्मद गोरी के गुलाम। गुलाम थे। और ये साथ में क्या थे? सेनापति भी ये थे। तो अब बात की जाए स्टार्टिंग जो हुई कैसे, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उस टाइम पे भी इन दोनों ने विचार किया था कि हम क्या करेंगे, दिल्ली पे अधिकार किएंगे। लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने क्या किया, नसरुद्दीन कुबाचा की बहन के साथ शादी की और यल्दोज के साथ अपनी बहन की शादी की। दोनों के दोनों व्यक्ति जो उसके दुश्मन थे उनको क्या बना लिया, रिश्तेदार बना लिया, पारिवारिक संबंध इसने बना लिए थे। इसलिए इन दोनों ने कुतुबुद्दीन ऐबक पर अटैक नहीं किया, उसके प्रशासन में दखलंदाजी नहीं दी। लेकिन अब हम बात करें, इन दोनों ने विचार किया कि जो इल्तुतमिश है इससे तो हमारा किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, दिल्ली पे अधिकार कर सकते हैं। ये विचार किया इन दोनों ने। और इल्तुतमिश को एक पत्र लिखते हैं। ये क्या करते हैं? इल्तुतमिश को एक पत्र लिखते हैं। और उस पत्र में क्या कहते हैं, उस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ था? उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि इल्तुतमिश आप क्या करो, दिल्ली को अभी छोड़ दो, दिल्ली पे क्या है, हमारा ही अधिकार है। ये पत्र लिखा था। तो इल्तुतमिश ने वापस जवाब में इनको जवाब देता है कि महाराज आप टेंशन मत लो, दिल्ली आपकी थी, दिल्ली आपकी और दिल्ली आपकी ही रहेगी। ऐसा इल्तुतमिश ने क्यों लिखा? क्योंकि बात करें हम कुतुबुद्दीन ऐबक की, उसने क्या किया था, युद्ध नीति त्याग दी थी और दयालुता वाले काम करने लगा था। तो सेना अच्छी नहीं थी और लाखों का वो दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। और जो राजघराने थे उसके अंदर जो खजाना होता था उसके अंदर खजाना भी नहीं था। सेना को वेतन नहीं दिया जा रहा था अच्छे से, तो इसलिए सेना क्या हो गई, कमजोर हो गई। तो सेना कमजोर थी, इल्तुतमिश जब शासक बना था, ना इसके पास अच्छी सेना है और ना ही इसके पास पैसा है।
और इधर से ये दोनों पत्थर लिख के इसको धमकी दे रहे हैं। तो इसने जवाब इनको ऐसा दिया कि ये क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश इन्हें कहता है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी हो रही है तो मैं क्या करता हूं, अपनी राजधानी भी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता हूं। तो इल्तुतमिश पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक है जिसने अपने आप को खलीफाओं के द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की और इसके अलावा दिल्ली को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन कुछ ही टाइम की बाद अगर बात करें हम, यल्दोज और नसरुद्दीन कुबाचा, इन दोनों की क्या हो जाती है जी, अनबन हो जाती है। नसरुद्दीन कुबाचा यल्दोज पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। यल्दोज अपना शासन कहां से चला रहा है, यल्दोज अपना शासन चला रहा है जी सिंध प्रांत से। कहां से चलाता है ये अपना शासन, ये अपना शासन चलाता है सिंध प्रांत पे। और सिंध प्रांत पे नसरुद्दीन कुबाचा अटैक कर देता है, अधिकार कर लेता है और अब यल्दोज को यहां से भागना पड़ता है। और यल्दोज ने अब विचार किया तू जाए तो जाए कहां, तो यल्दोज का एक ही निर्णय था कि अब मैं जाऊंगा कहां पे, दिल्ली के अंदर। कहां पे जाऊंगा जी, दिल्ली के अंदर जाऊंगा। दिल्ली पे क्या करूंगा, अब अपना अधिकार जमाऊंगा। दूसरी तरफ इल्तुतमिश को जब इसके बारे में पता चलता है कि यल्दोज दिल्ली के लिए निकल गया है, तो उसके साथ ही इल्तुतमिश भी क्या है, यल्दोज की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और ये इन दोनों के अगर हम बात करें मिलन की, इन दोनों का जो मिलन होता है वो कहां पे होता है, हमारे देश के अंदर एक छोटा सा प्रांत है, कौन सा, हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा है। और हरियाणा के अंदर क्या पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है करनाल। क्या पड़ता है, करनाल पड़ता है। इसकी अगर बात की जाए, करनाल के अंदर एक मैदान है बड़ा ही फेमस, कौन सा, तराइन का मैदान। कौन सा मैदान है जी, तराइन का मैदान है। कहां पे, करनाल के अंदर। करनाल कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है जी हरियाणा के अंदर। अब बात की जाए तराइन के मैदान में दोनों का आमना सामना होता है और इस तराइन के मैदान में अब इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। कौन सा, तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन के तीसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध कब होता है, इसकी बात की जाए तो ये युद्ध होता है जी 1215 के अंदर। कब होता है, 1215 के अंदर ये युद्ध होता है। और इस युद्ध की अगर बात की जाए तो इस युद्ध में यल्दोज क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और फिर बात करें हम यल्दोज के, तो यल्दोज की हत्या कर देता है कौन, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने हत्या कर दी किसकी, यल्दोज की। तीन दुश्मन, तीन में से एक क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, एक का स्पाया हो जाता है। अब बचता कौन है, नसरुद्दीन कुबाचा। अब इल्तुतमिश क्या करता है, नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ बढ़ता है और इन दोनों का जो आमना सामना होता है वो कहां पे होता है, वो होता है जी लाहौर के अंदर। कहां पे होता है, लाहौर के अंदर इन दोनों का आमना सामना होता है। और इसी लाहौर के मैदान में नसरुद्दीन कुबाचा को क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। और कैद करके इसको कहां पे रखा जाता है, सिंध प्रांत के अंदर। कहां पे रखा जाता है जी, सिंध प्रांत के अंदर इसको रखा जाता है।
वही सिंध प्रांत जिसपे सबसे पहले मुसलमानों ने क्या किया था, अटैक किया था, और इसी सिंध प्रांत में सबसे पहले क्या था, भारत में जजिया कर लगाया गया था। तो अब सिंध प्रांत में कैद किया गया, और सिंध प्रांत के अंदर एक दुर्ग है, कौन सा, बक्कर का दुर्ग। कौन सा, बक्कर का एक दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर कैद किया जाता है किसको, नसरुद्दीन कुबाचा को। कब कैद किया जाता है इसको, 1217 के अंदर। 1217 के अंदर इसको कैद किया गया, और ये जो नसरुद्दीन कुबाचा है 1227 में यहां से भागने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। 1217 में कैद किया गया, और कैद से रिहा कब होता है नसरुद्दीन कुबाचा, 1227 में। और रिहा होकर कैद से ये जब भागने की कोशिश करता है, तो भागते भागते कहां पे गिर जाता है जी, ये सिंधु नदी के अंदर गिर जाता है। कहां पे गिर जाता है, सिंधु नदी के अंदर ये गिर जाता है, और सिंधु नदी के अंदर गिरने के कारण नसरुद्दीन कुबाचा की यहां पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो नसरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु कब होती है, 1227 में होती है। क्यों होती है, क्योंकि भागते भागते ये गिर गया था कहां पे, सिंधु नदी के अंदर। तो यहां तक सब क्लियर है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा खतरा किसका, तीसरा खतरा जी मंगोलों का। अब मंगोलों की अगर हम बात की जाए, तो मंगोलों के बारे में हम चर्चा करें कब की, 1221 की। एक शासक है कौन, जलालुद्दीन। कौन है, जलालुद्दीन मागबरनी है जी। कौन है, जलालुद्दीन मागबरनी है। इस पर मंगोल 1221 के अंदर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, और जलालुद्दीन मागबरनी अपनी जान बचाने के लिए किसके पास जाता है, ये जाता है जी इल्तुतमिश के पास। किसके पास गया अपनी जान बचाने के लिए, इल्तुतमिश के पास अपनी जान बचाने के लिए जाता है कौन, जलालुद्दीन मागबरनी। लेकिन बात की जाए इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन मागबरनी की सहायता करने से क्या कर देता है, मना कर देता है, जिस कारण से जलालुद्दीन मागबरनी को यहां से वापस लौटना पड़ता है। और बात करें दूसरी तरफ, जो मंगोल नेता है कौन, चंगेज खान। कौन है मंगोल नेता, चंगेज खान। ये जलालुद्दीन का मागबरनी का पीछा करते करते कहां पे पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है जी सिंधु नदी के तट पर। कहां पे पहुंचता है, सिंधु नदी के तट पर। अब चंगेज का सिंधु नदी के तट पर पहुंचा ही है कि यहां पे हम बात करें, जलालुद्दीन मागबरनी आ जाता है, और चंगेज खां के सामने क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। और चंगेज खां इससे पूछता है कि तू तेरे दोस्त से क्या है, सहायता मांगने के लिए गया था इल्तुतमिश से, क्या हुआ, इल्तुतमिश ने तेरी सहायता नहीं की। तो जलालुद्दीन मागबरनी कहता है कि वो तो एक कायर और डरपोक शासक है, उसने आपके डर से मेरी सहायता करने से मना कर दिया। जब ये बात चंगेज खां ने सुनी, तो चंगेज खां बिना भारत पे अटैक किए हुए 1221 के अंदर ही क्या कर जाता है, सिंधु नदी के तट से वापस लौट जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि मंगोल नेता चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं से लौट गया था। तो भारत की सीमाओं से किसके शासनकाल में लौटा था, ये लौटा था जी इल्तुतमिश के शासनकाल में। उसके बाद जब इसने ये सारे वर्क कर लिए, तो 1229 में इसने क्या की, सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। क्या की, 1229 के अंदर सुल्तान की
उपाधि प्राप्त की। किससे? बगदाद के खलीफाओं से। किससे? बगदाद के खलीफा से। और इसने क्या किया? कुछ सिक्के चढ़ाता है ये, और उन सिक्कों पर अपने नाम के साथ, क्या? अपने नाम के साथ बगदाद के खलीफे का भी क्या करता है? ये नाम अंकित करवाता है। तो इसलिए अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र पहला शासक कौन हुआ है? वो हुआ है इल्तुतमिश, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। जिसने क्या की? सुल्तान की उपाधि धारण की। यहां से अब 2 से 3 क्वेश्चन ये बनते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? वो था जी महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी क्या था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था। इसके साथ ही हम बात करें दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, तो वो था इल्तुतमिश। इसके साथ ही हम बात करें हम पहला शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर था जो मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी जी 1526 के अंदर। किसने की थी? अगर इसकी बात की जाए तो ये की थी जी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने इसकी स्थापना की थी। तो यहां तक सब क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करें इसकी इल्तुतमिश के शासन काल में एक व्यक्ति आता है यहां पर। किसके लिए आता है? वो काम मांगने के लिए आता है। कौन? बलबन। और बलबन को कौन सा कार्य मिलता है? बलबन को कार्य मिलता है जी बेइज्जती का, यानी कि पानी ढोने का। लेकिन अपनी योग्यताओं के आधार पर बलबन इल्तुतमिश का सबसे खास व्यक्ति बनता है, और एक इल्तुतमिश है जो एक पद का सर्जन करता है। पद कौन सा? अमीर ए आखूर। कौन सा पद है? अमीर ए आखुर का एक पद है जी। उस पर बैठाता है किसको? उस पर बैठाता है जी इल्तुतमिश बलबन को। इसका मतलब क्या है? शाही अशोशाला का प्रधान। अब सबसे जो इल्तुतमिश के नीचे जो वर्क करेगा, जो पद था, वो था अमीर याकुर। और अमीर याकुर के नीचे कौन था? तुर्कान ए चहलगामी। और अब बात की जाए कब की? 1236 की। इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इल्तुतमिश ने मरने से पहले घोषणा की थी कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो होगी मेरी पुत्री। क्या घोषणा की थी? मेरी अगली जो शासक होगी वो मेरी पुत्री होगी। पुत्री का नाम क्या है? रजिया। क्या है? रजिया। कि अगली सुल्तान मेरी पुत्री क्या होगी? रजिया यहां पे बनेगी। तो इल्तुतमिश मारा जाता है। तो एक बार फटाफट से जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ जी। अब जो अगला सुल्तान इल्तुतमिश के अनुसार कौन बनना है? रजिया बनना है। लेकिन अब रजिया नहीं बनेगी, कौन बनेगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह यहाँ पे क्या बन जाता है? अगला सुल्तान बन जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कब बनता है? ये बनता है जी 1236 के अंदर। और कब तक रहता है? मात्र 1236 तक ये शासक रहता है। इसकी एक माता जी है जी प्रिय, कौन सी? शाह तुर्कान। कौन है? शाह तुर्कान है जी। अगर बात की जाए शाह तुर्कान की, तो ये शाह तुर्कान कौन थी? ये शाह तुर्कान थी जी डांस बार में काम करने वाली। कौन थी? बार में काम करती थी। ये क्या करती थी? वहां पे डांस करती थी, नाचती थी। कौन? शाह तुर्कान। और इल्तुतमिश शाह तुर्कान का नाच देखने के लिए कहां पे जाता था? बार के अंदर जाता था। लेकिन अब बात की जाए यहां पे शाह तुर्कान का पुत्र कौन? फिरोज शाह। फिरोज शाह के पिताजी कौन? इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश थे। लेकिन हम यहां पे बात करें किसकी? शाह तुर्कान की। शाह तुर्कान की शादी किससे हुई थी? अब क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्या शाह तुर्कान की शादी इल्तुतमिश से हुई थी? तो हमारा आंसर रहेगा जी नहीं हुई। इल्तुतमिश ने शाह तुर्कान से शादी नहीं की। बस इल्तुतमिश और शाह तुर्कान एक दूसरे से क्या करते थे? प्रेम करते थे। और अब फिरोज शाह जैसे ही शासक बनता है, इन दोनों माँ बेटों ने मिलकर क्या करना स्टार्ट कर दिया? दिल्ली की जनता पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। अब इनसे सारे के सारे क्या हैं? परेशान हैं। इधर बात करें हम रजिया सुल्तान की, घोषणा के अनुसार अगला जो शासक बनना था वो किसको बनना था जी? रजिया सुल्तान को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रजिया के सिर पर भी क्या है? खतरा मंडरा रहे हैं, क्योंकि फिरोज शाह चाहता है रजिया की हत्या करना। तो अब बात की जाए रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान क्या करती है? शाम के टाइम लाल वस्त्र पहनकर क्या करती है? शाम के टाइम पे लाल वस्त्र पहनकर ये क्या करती है? दिल्ली की जनता के बीच में जाती है जी। कहा? किस टाइम पे? शाम के टाइम पे। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम पर ही जो दिल्ली की जनता है वो क्या करती थी? एक साथ इकट्ठी होकर नमाज पढ़ती थी। क्या करती थी? नमाज पढ़ती थी। तो जैसे ही रजिया सुल्तान उनके बीच जाना स्टार्ट करती है, तो एक दिन जो दिल्ली की जनता है वो भड़क जाती है और अटैक कर देती है किस पे? फिरोज शाह पे। और दरबार में घुस जाती है। माता शाह तुर्कान और फिरोज शाह को क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। और कैद करके इनको क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। और यहां पे बात की जाए रजिया सुल्तान की, तो रजिया सुल्तान 1236 के अंदर भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक बनती है। कब बनती है? 1236 में। और कब तक रहेगी? 1240 तक ये शासक बन के रहती है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े। रजिया सुल्तान शासक बनी। शासक बनने के बाद इसने क्या करवाया? इसने करवाया जी सड़कों का निर्माण। क्या करवाया? सड़कों का इसने निर्माण करवाया।
इसने लाइब्रेरी बनवाई, इसने स्कूल खुलवाए, इसने कॉलेज बनवाए, पीने के पानी के क्या बनवाए, कुएं बनवाए। ये काम किसने किए? रजिया ने किए। जब तक रजिया ने जनता के लिए काम किए तो रजिया जनता के लिए क्या रही बनी? लोकप्रिय रही। लेकिन जैसे ही रजिया ने अपने लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे अब रजिया ने क्या किया? घोड़ों पर बैठना स्टार्ट कर दिया जी। रजिया ने क्या किया? हाथियों पर बैठना शुरू कर दिया जी। रजिया ने क्या किया? शिकार करना शुरू कर दिया जी। रजिया ने क्या किया? टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया जी। रजिया ने क्या किया? अब जींस पहनना भी शुरू कर दिया जी। और सारे जो घर काज के काम होते हैं उनको क्या किया? सबको त्याग दिया। और अब इससे परेशानी होने लगी सबको। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? तुर्कान ए चहलगामी को। तुर्कान ए चहलगामी को। तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा दल, इन सबको क्या होती है जी? इन सबको सबसे ज्यादा क्या होती है? परेशानी होती है। तो परेशानी होती है तुर्कान जहलगामी को सबसे ज्यादा। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नहीं चाहते किसी भी औरत के नीचे शासन करना। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह करने की कोशिश करते हैं, इनके सामने दीवार बन के खड़ा है कौन? इल्तुतमिश का खास व्यक्ति कौन? बलबन। तुर्कान चहलगामी का साथ कौन देता है? रजिया के भाई। अब ये सारे के सारे इसका विद्रोह करते हैं, किसका? रजिया सुल्तान का। लेकिन बीच में दीवार बन के कौन खड़ा हुआ है? बलबन खड़ा हुआ है जी। बलबन नहीं चाहता कि कोई भी रजिया के खिलाफ विद्रोह करे। तब ये कुछ करने की सोचते हैं तो उसी टाइम पे रजिया को बलबन क्या करता है? इनको चुप करवा देता है। अब अगर बात की जाए, आगे बढ़ा जाए, शासन पे हम चले तो हुआ क्या? देख लीजिए, एक व्यक्ति है यहां पे याकुत खां। कौन है? याकुत खां है जी। अब याकुत खां की अगर बात की जाए तो रजिया इसके साथ क्या करती है? रजिया इसे अमीर ए आखुर के पद पर बैठा देती है। कौन से पद पर? अमीर ए आखुर के पद पर। तो रजिया ने याकूत खां को अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया और बलबन को यहां से हटा दिया जी। बलबन का पद होता था, लेकिन बलबन को इसके पद से हटाकर किसको बना दिया? याकूत खां को। क्यों बनाया? क्योंकि रजिया को लगता है जब ये सारे विद्रोह कर रहे हैं तो हो सकता है कल को बलबन भी क्या कर दे? विद्रोह करना स्टार्ट कर दे। इसलिए ये सोचते हुए रजिया ने क्या किया? इसको इसके पद से हटा दिया और इसकी जगह अपने प्रेमी याकूत खां को क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। अब ये बात पसंद नहीं आई जी किसको? बलबन को। अब बलबन को ये बात पसंद नहीं आई तो अब बलबन ने सोचा कि अब मैं क्या बनूंगा? मैं बनूंगा जी सुल्तान। मैं क्या बनूंगा? मैं बनूंगा जी सुल्तान। लेकिन बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था जी? वंशवाद शुरू कर रखा है जी। क्या कर रखा है?
वंशवाद शुरू कर रखा है भाई, राजा का पुत्र ही क्या होगा, राजा होगा। तो इसलिए बलबन नहीं चाहता कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई प्रथा को ये भंग करे। तो यहां बलबन ने विचार कर लिया कि मैं वंशवाद तो समाप्त नहीं करूंगा, लेकिन वंश को ही अगर समाप्त कर दूं तो मैं सुल्तान बन सकता हूं। और अब इस अभियान के पीछे इसने क्या कर दिए, वर्क करना स्टार्ट कर दिया। और बलबन जाके मिलता है किससे, तुर्कान ए चहलगामी के सदस्यों से, इसके भाइयों से। अब बलबन जाके मिलता है किससे, बठिंडा के सूबेदार से, किससे, बठिंडा के सूबेदार से। बलबन किससे मिला, बठिंडा के सूबेदार से मिला जी। और बठिंडा का सूबेदार कौन है, ये है जी अल्तुनिया। कौन है, अल्तुनिया है बठिंडा का सूबेदार। इससे जाकर मिलता है और इसको कहता है कि तुम तेरी प्रेमिका रजिया के खिलाफ क्या कर दे, विद्रोह कर दे। तू विद्रोह करेगा तो बदले में तुझे क्या मिलेगा, अमीर ए आखुर का तो पद मिलेगा, और हो सकता है रजिया तुमसे शादी भी कर ले, क्योंकि रजिया तेरे पास आएगी, कहेगी कि तुम विद्रोह को बंद कर दे और तुम अपनी शर्त रखना कि पहले तुमसे शादी कर। तो अब बात कर लेते हैं, दो नाम यहाँ पे बड़े ही फेमस हैं, याकूत खा और अल्तुनिया की। एक बार फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम याकूत खां कौन है, अल्तुनिया कौन है। ये अल्तुनिया की बात करें तो ये रजिया का बचपन का प्रेमी है जी। कौन है, ये है जी बचपन का प्रेमी। लेकिन बात करें हम याकूत खां की, याकूत खां क्या है, वर्तमान का प्रेमी है जी। वर्तमान मतलब कब का, 1236 से 1240। वर्तमान का मतलब 2021 नहीं है, उस टाइम की बात की जा रही है। ये बचपन का प्रेमी है। और बचपन में जब ये एक साथ खेलते थे तो रजिया ने अल्तुनिया से वादा कर दिया था कि जब हम जवान होंगे क्या करेंगे जी, शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही रजिया जवां होती है, रजिया को प्रेम हो जाता है किससे, याकूत खां से। और अब वो टाइम आ गया कि याकूत खां को दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा पद अमीर याकूत पर बैठा दिया। और यहां पर जब अल्तुनिया को बलबन के द्वारा पता चला तो अल्तुनिया ने कर दिया विद्रोह। अब रजिया ने पहली गलती ये की, दूसरी गलती ये कर दी कि अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए ये कहां पे पहुंची, बठिंडा पहुंचती है। और साथ में किसको लेके जाती है जी, साथ में लेके जाती है याकूत खां को। किसको लेके जाती है साथ में, याकूत खां को ये साथ में लेके गई। और अब बात की जाए याकूत खां की, तो याकूत खां को जैसे ही अल्तुनिया देखता है, देखते ही अल्तुनिया इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और रजिया को क्या कर लेता है जी, कैद कर लेता है। रजिया को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। कौन, अल्तुनिया। तो अब यहां पे रजिया को कैद कर लिया गया। और अब रजिया यहां पे सोचती है कि कैद में रहने से अच्छा तुम क्या कर ले, अल्तुनिया से शादी कर ले जी। क्या कर ले, अल्तुनिया से शादी कर ले। और
अब ये अल्तुनिया से शादी करेगी और शादी करके ये बढ़ेगी किसकी तरफ, दिल्ली की तरफ। क्यों, क्योंकि टाइम आ चुका है जी 1240 का, और दिल्ली के सिंहासन पर रजिया का भाई बहराम शाह क्या कर चुका है, अधिकार कर चुका है। जैसे ही अल्तुनिया के द्वारा रजिया को कैद किया जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है बहराम शाह। तो रजिया और अल्तुनिया शादी करके निकल पड़ते हैं किसके लिए, दिल्ली के लिए। दिल्ली जाके जैसे ही बहराम शाह को ललकारते हैं, बहराम शाह इनके पीछे सैनिक लगा देता है और ये डर के मारे भाग जाते हैं कहां पे, जंगलों में। और जंगलों से बाहर जाके निकलेंगे ये कब, ये निकलेंगे जी 13 अक्टूबर 1240 को। कहां पे निकलते हैं, ये निकलते हैं जी कैथल के नजदीक। कहां पे, कैथल के नजदीक, यानी कैथल में ही बोल सकते हैं। और यहां पर डाकुओं के द्वारा इनकी क्या कर दी जाती है जी, हत्या कर दी जाती है। 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के नजदीक के जंगलों से बाहर निकलते हैं और इसी कैथल में 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है जी, हत्या कर दी जाती है। तो आज हमने इल्तुतमिश को कंप्लीट किया और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। तो फटाफट से कोई अगर डाउट है तो वो कमेंट कर देना, किसी को अपना कोई सुझाव देना तो वो कमेंट कर देना। अब बात कर लेते हैं जो हमारा ये उद्देश्य क्या था। अभी क्या आएगा, एसएससी सीजीएल आएगा। अब 2-3 तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल। ये जो एग्जाम होंगे इनको टारगेट करते हुए हमने क्या की है, इन क्लासों को शेड्यूल में चलाना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आपको डेली सुबह 8 बजे क्लास क्या मिलेगी, लाइव क्लास मिलेगी, जिसमें हमारा क्या रहेगा, थ्योरी प्लस क्वेश्चन। जो हमारा एरिया यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एक बार हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। टारगेट अब हमारा रहने वाला क्या है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे हर जगह से। बात करें हम किसकी, एसएससी सीएचएसएल की। हम बात करें जी एसएससी सीजीएल की। इनको टारगेट करते हुए हमने ये क्लासेस लॉन्च की है। साथ में ही हम यहाँ पे कवर करेंगे जी एचएससी और डीएसएसबी। तो एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल और एचएससी, इनको हम यहाँ पे टारगेट करते हुए चलेंगे। जो हमारी प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहां पे लेके आए हैं। पहले हम थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, वो टॉपिक से रिलेटेड भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री की क्लास है तो वो कंप्लीट हिस्ट्री के हो सकते हैं। पॉलिटी की क्लास है तो वो कंप्लीट पॉलिटी के हो सकते हैं या टॉपिक वाइज वो हो सकते हैं।
तो हमारी जो एवरेज हम क्वेश्चन यहाँ पे डेली करेंगे, एवरेज रहेगी हमारे 10 क्वेश्चनों की, और 10 के 10 क्वेश्चन के चारों के चार ऑप्शन सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को हम, कि इसका ये क्यों आया, अगर आया तो क्यों आया, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। मतलब एक साथ हम कम से कम भी 10 क्वेश्चनों के यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। गिनती में 10 होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा जो हम फैक्ट करेंगे तो 100 प्लस डेली हम क्वेश्चन करेंगे, प्लस थ्योरी करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो लगेगा कि अब की बार ये एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम जो एग्जाम में आ सकते हैं उन पे टारगेट करेंगे। इसके अलावा इसी चैनल पर क्या है, एनटीपीसी का सॉल्यूशन है जी। एनटीपीसी सॉल्यूशन भी यहाँ पे करवाया जा रहा है। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग और करंट अफेयर्स इतना यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मटेरियल मिलेगा। कौन कौन सा, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एचएससी और एनटीपीसी के जो आने वाली शिफ्टें हैं जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो सारी की सारी यहाँ पे टारगेट करेगा। हम कह सकते हैं वन डे एनी एग्जाम, ऑल इंडिया का वनडे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। और अब जो करंट में आने वाला वो एसएससी, सीएचएसएल है, सीजीएल और एचएससी के बहुत सारे यहाँ पे आने वाले हैं, तो उन सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट करने वाले हैं। तो ये हमारी प्रोसेस रहने वाली है। तो डेली सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली सुबह 8 बजे आपको एक न एक क्लास डेली मिलेगी, वो चाहे मैथ की हो, वो चाहे रीजनिंग की हो, वो चाहे जीके की हो, और इसके साथ आपको सरप्राइज क्लास होंगी। और वन डे यानी कि हर संडे को आपको क्या मिलेगी, स्पेशल क्लास मिलेगी। संडे को आपको क्या मिलेगी, एक स्पेशल क्लास मिलेगी। वो किस पे भी हो सकती है, वो आपका कोई करंट का मुद्दा हो सकता है, तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले नहीं है, क्योंकि आज हमारा जो पर्पस था एक छोटा सेशन लेना और आपको पूरी यहाँ पे समझाना कि किस प्रकार से हमारे सेशन चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, कल फिर मिलेंगे हम एक नए सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।